आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं माइनॉरिटी रिपोर्ट। नाजरीन, यूपी में इंतखाबात की गहमा गहमी है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। तमाम पार्टियां और उम्मीदवार वोटरों को रिझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। खासकर अकलियतों और मुस्लिम वोट्स पर सभी की नजर है। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या चुनाव के वक्त अकलियतों और मुसलमानों का दम भरने वाली जमातें चुनाव के बाद भी मुस्लिम इश्यूज पर काम करेंगी? क्योंकि माजी का रिकॉर्ड तो यही बताता है कि अकलियतों को हमेशा ठगा गया है। इससे किए गए वादे कभी वफा नहीं हुए। कुछ ऐसे ही आदत-ओ-शुमार और इंतखाबात में अकलियतों की अहमियत पर माइनॉरिटी रिपोर्ट में हम बात करेंगे। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में इंतखाबात का बिगुल बज चुका है। तमाम सियासी जमातें इंतखाबात में जीत का दावा कर रही हैं। अपने आप को सेकुलर कहने वाली पार्टियों की नजरें अकलियतों और खासकर मुस्लिम वोटों पर टिकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ इक्तिदार में मौजूद बीजेपी और वज़ीर आला योगी ने साफ कर दिया है कि यूपी असेंबली इंतखाबात में मुकाबला 80% और 20% के दरमियान होगा। यानी योगी जी ने फिरकावारियत की तमाम हदें पार करते हुए चुनाव को तरक्की, बेरोजगारी, तालीम से दूर सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की है। देखिए रिपोर्ट। योगी का एक और मुतनाज़ा बयान, फिर इंतखाबात में हिंदू मुसलमान 80% बमुकाबला 20% पर इंतखाबात। हिंदुस्तान भर में जहां कहीं इंतखाबात होते हैं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी कवायद भी वाज़ेह किए जाते हैं। दावा तो यह भी किया जाता है कि तमाम सियासी जमातों की जानिब से इन कवायद और जवाबित पर अमल आवरी की जाएगी और हर जमात भी अपने अपने तौर पर इसी तरह के दावे किए जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत को बुरी तरह पामाल करते हुए इंतखाबी माहौल में फिरकावारियत को घोलकर कामयाबी हासिल करने की कोशिश की जाती है। जहां तक बीजेपी की बात है तो इस मामले में इंतहाई महारत रखती है। तरक्याती और अवामी अहमियत के मसाइल पर इंतखाबात लड़ने की बजाय बीजेपी हमेशा ही हिंदू मुस्लिम के नारे पर इंतखाब लड़ती है। उत्तर प्रदेश में मुल्क की दीगर 4 रियासतों के साथ इंतखाबात होने वाले हैं और इसके शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया गया है। तमाम जमातें अपने तौर पर इनकी तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे में रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हमेशा की तरह अपनी फिरकावाराना जहनियत और तासुब का मुजाहरा करते हुए एक बार फिर अभी से फिरकावाराना रिमार्क शुरू कर दिए हैं। दूसरे कायदीन पर मजहबी मनाफरत फैलाने का इल्जाम आयद करने वाली बीजेपी के वज़ीर आला खुद उत्तर प्रदेश के इंतखाबात के ताल्लुक से ऐसे रिमार्क्स कर रहे हैं जो किसी संजीदा कारकुन को भी जेब नहीं देती। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के इंतखाबात दरअसल 80% बमुकाबला 20% है। इनका इशारा दरअसल 80% हिंदू बमुकाबला 20% मुसलमान था। इस तरह इन्होंने अभी से रियासत के माहौल में फिरका परस्ती का जहर घोलने का आगाज कर दिया है। अफसोस की बात यह कि रियासत में कानून और कवायद पर अमल करवाने की जिम्मेदारी रखने वाले चीफ मिनिस्टर खुद इस तरह के रिमार्क्स करते हुए कवानीन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो एक तरह से ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि यहाँ मुकाबला हिंदू मुसलमान के दरमियान है, जबकि यह जमहूरी अमल है और इंतखाबात के जरिए एक नई हुकूमत का इंतखाब किया जाएगा। ऐसे में मजहब के नाम पर मनाफरत फैलाते हुए योगी आदित्यनाथ अपनी परागंदा जहनियत को एक बार फिर सब पर आश्कार कर रहे हैं। वो अपने इक्तिदार की हवस की तकमील के लिए कवानीन की किसी भी हद तक धज्जियां उड़ा सकते हैं। अवाम के लिए अपने किरदार से मिसाल पेश करने की इनकी तमाम कायदीन पर जिम्मेदारी है और ये लोग इक्तिदार हासिल होने और आला ओहदों पर फायज होने के बाद अवाम से कवानीन की पाबंदी की उम्मीद करते हैं और इन्हें तलकीन भी करते हैं। लेकिन वो खुद तमाम कवानीन और उसूलों की धज्जियां उड़ाने से मामूली सा गुरेज भी नहीं करती और इन्हें इस पर कोई अफसोस भी नहीं होता। सियासी जमातों और कायदीन और खासतौर पर बरसरे इक़्तिदार जमातों के कायदीन की जानिब से कवानीन और इंतखाबी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी के मामलात में इलेक्शन कमीशन भी अक्सर व बेशतर बेबस नजर आता है।
वो भी शिकायत का जायजा लेने में मसरूफ रहता है कि इंतखाबात का अमल ही खत्म हो जाता है। अगर कहीं सजाएं भी हो जाती हैं तो 2 या 3 दिन मुहिम से रोका जाता है। ये सब कुछ महज दिखावा है। इलेक्शन कमीशन को ऐसी कोशिश का सख्त नोटिस लेते हुए इन्हें सारी मुहिम से और खुद इंतखाबात में हिस्सा लेने से बायकॉट किया जाना चाहिए। उसी वक्त इंतखाबात का अमल शफाफ और गैर जानिबदाराना हो सकता है और सबसे अहम अक़लियतों और खासकर रियासत के मुसलमानों के अंदर का डर और खौफ खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो यूपी में इंतखाबात की गहमा गहमी है और इस गहमा गहमी में एक बार फिर तमाम सियासी जमातों को अक़लियतों और खासतौर से मुसलमानों की याद आ रही है। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी इंतखाबात से पहले हो रही है, फिरकावाराना बयानबाजी हो रही है, इश्तियाल अंगेज तकरीरें की जा रही हैं, इसका क्या कुछ असर पड़ेगा और इसके अलावा अक़लियतों के वोट की अहमियत क्या कुछ है, इन्हीं तमाम इश्यूज पर माइनॉरिटी रिपोर्ट में बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान, सीनियर सहाफी, यूपी की सियासत पर गहरी नजर रखने वाले कुर्बान अली साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि कुर्बान अली साहब अक़लियतों और खासतौर से मुसलमानों पर काफी लिखते रहते हैं। कुर्बान अली साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका सर बहुत इस्तकबाल है। सर, सबसे पहले मेरा सवाल सीधा सीधा यही है कि यूपी के इंतखाबात एक बार फिर आए हैं और हमेशा हमने देखा है कि जब जब इंतखाबात आते हैं तो अक़लियतों और मुसलमानों की याद तमाम सियासी पार्टियों को सताने लगती है। इस बार भी तमाम सियासी पार्टियों की नजरें अक़लियतों और खासतौर से मुसलमानों पर हैं। किस तरह का किरदार, क्या किरदार अक़लियतों और मुस्लिम वोट्स का इस बार के चुनाव में सर आप देखते हैं? देखिए, गुज़िश्ता 30 बरसों की अगर आप उत्तर प्रदेश की सियासत का मवाजना करें तो आपको पता चलेगा कि 89 में आखिरी बार कांग्रेस की हुकूमत थी जी। और उस वक्त उस हुकूमत को हटा करके मुलायम सिंह यादव जनता दल के लीडर के तौर पे चीफ मिनिस्टर बने थे जी। लेकिन वो सरकार 1-1.5 साल से ज्यादा नहीं चल सकी। जनता दल में डिवीजन हो गया और मुलायम सिंह यादव ने असेंबली डिसॉल्व कर दी। तब से लेके अब तक कांग्रेस पार्टी की तो वापसी नहीं हो पाई। अलबत्ता बीजेपी, एसपी और बीएसपी, इन 3 जमातों को अलग अलग वक्फे में हुकूमत बनाने का मौका मिला और इसमें बीजेपी को छोड़ करके, चाहे वो एसपी बीएसपी का कॉम्बिनेशन हो 93 में बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने के बाद, या अलग अलग भी 2007 या 2007 में बीएसपी ने अपने बलबूते पर हुकूमत बनाई थी, 2012 में समाजवादी पार्टी ने अपने बलबूते पर हुकूमत बनाई थी। इन सारे इलेक्शंस में मुसलमानों का एक अहम रोल रहा और 93 में तो एक नारा भी लगता था कि साहब जब मिले मुलायम काशी राम तो हवा हो गए जय श्री राम। वो बेसिकली जो बैकवर्ड अलायंस है जो अब इस बार फिर अखिलेश ने बनाने की कोशिश की है, उस अलायंस को लेकर के बात कही जा रही थी, क्योंकि उसमें फिर बीजेपी के लिए कोई ज्यादा जगह नहीं बचती है। दूसरा, इसको यूं भी कह सकते हैं कि मंडल का दौर था 1990 में, जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की तो यूपी में मंडल वर्सेस कमंडल की भी लड़ाई कही जाती थी। 2017 के इलेक्शन में पहली बार ऐसा हुआ कि जैसे मुस्लिम वोट इररिलेवेंट हो गया, क्योंकि बीजेपी ने अपने बलबूते पे हुकूमत बना ली 307 सीटें जीत करके, और एसपी बीएसपी बहुत बुरी तरह से उनकी शिकस्त हुई। 2019 के इलेक्शन में भी बीजेपी बहुत मजबूती से जीती, 80 में से 60 से ज्यादा नशिस्तें उन्होंने हासिल की जी। और एसपी बीएसपी ने 5 और 10, लेकिन उसमें भी एसपी की 5 में से 2-3 मुसलमान और बीएसपी के 10 में से भी 2-3 मुसलमान। तो ये बताता है कि मुसलमान का हर इलेक्शन में एक अहम रोल रहता है और उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाँ, बीजेपी ये जरूर कहती रही है, ये बात जो अब योगी जी ने कही है, ये उस वक्त अमित शाह साहब ने कही थी मेरठ की एक क्लोज डोर मीटिंग में कि साहब यूपी में 20% मुसलमान हैं, वो तो हमको वोट देता नहीं है। अब 80% जो बचता है उसमें से 40% अगर हम हासिल कर लेंगे तो हुकूमत बना लेंगे। वही कोशिश वो इस बार भी कर रहे हैं।
बिल्कुल कुर्बान अली साहब, क्योंकि जो हुक्मरान है वो खुद जब इस तरह का बयान देता है कि ये सीधा सीधा मुकाबला इस बार 80% बमुकाबला 20% है, तो क्या तवक्को की जाती है कि आने वाले दिनों में अगर ये हुक्मरान चुनाव जीत कर जाते हैं तो अक़लियतों का भला करेंगे, मुसलमानों का भला करेंगे? नहीं, कैसे करेंगे? ये तो जिसको कहते हैं फूल्स पैराडाइज में रहने वाली बात होगी। उन्होंने जितना भला किया है पिछले 7 वर्षों में वो आपके सामने है। आज न सिर्फ मुसलमान बल्कि मुल्क की तमाम अक़लियतें नंबर 2 का शहरी महसूस करती हैं अपने आप को। उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, असॉल्ट हो रहे हैं, चाहे वो लिंचिंग का मामला हो, मॉब लिंचिंग का, या दूसरे तरीके से जलील ख्वार करने का मामला हो, या NRC और CAA का मामला हो। उसमें कोशिश यही बताई जा रही है कि इस जुमरे में आपका यानी माइनॉरिटीज का कोई रोल नहीं है और उन्हें आप कोई हिस्सेदारी हम नहीं देंगे। यूपी में 403 नशिस्तें हैं, उनमें से बीजेपी ने एक भी सीट पर अपना मुस्लिम उम्मीदवार पिछली बार भी नहीं उतारा था, इस बार भी कोई उतारने की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल। एक मिनिस्टर उन्होंने जरूर बना रखा है, उसको MLC बना करके, तो उनको जरूरत नहीं है। वो ये कहते हैं कि साहब गुजरात मॉडल है और गुजरात में मोदी साहब ने भी इसी तरह से हुकूमत चलाई थी और अब चला रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि दुनिया दिखावे के लिए, वो ये दिखाने के लिए कि हाँ साहब हमारे यहाँ कुछ लोग हमारी पार्टी में भी हैं, इसलिए मरकजी हुकूमत में 1-2 लोग मुसलमान के नाम पे मिनिस्टर बना दिए जाते हैं। एक आध कहीं कोई और गलती से हो जाए तो हो जाए, अब तो खैर उसकी भी उम्मीद बहुत कम हो गई है। बिल्कुल, लेकिन कुर्बान अली साहब, पिछले 5 सालों में सरकार ने शायद अक़लियतों मुसलमानों के लिए ना के बराबर काम किया, लेकिन सर उससे पहले अगर हम जाते हैं, समाजवादी पार्टी इक़्तिदार में रही, BSP इक़्तिदार में रही और कांग्रेस इक़्तिदार में रही, जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं। क्या आपकी नजर में, क्या आपका तजुर्बा कहता है कि इन जमातों ने अक़लियतों और मुसलमानों का भला किया या सिर्फ ठगते ही रहे ये लोग? सबने मुसलमान को धोखा दिया, इंक्लूडिंग कम्युनिस्ट पार्टीज। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद वेस्ट बंगाल में रहती है, 30% के आसपास, और वहां के बारे में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे बुरा हाल अगर कहीं मुसलमान का है तो वो वेस्ट बंगाल में। उसी तरह से बिहार और यूपी में भी ये बात कही जाती थी कि साहब मुसलमान की बिना हम हुकूमत नहीं बना सकते। बिहार में MY कॉम्बिनेशन कहलाता था, यहाँ भी यूपी में MY कॉम्बिनेशन कहलाता, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी। लेकिन लगता यही, अगर मुनव्वर राना का शेर इस्तेमाल करूं कि हम न दिल्ली थे न मजदूर की बेटी, लेकिन काफिले जो भी इधर आए हमें लूट गए। तो माइनॉरिटीज और खास करके मुसलमानों की तो यही ट्रेजेडी है कि सब ने उसको मिलकर के लूटा है। उससे उम्मीद ये की जाती है कि वो अपने किसी पार्टी को या कम्युनल लेवल पर वोट ना करे, और उसने नहीं किया। हिंदुस्तान में 2 या 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज को छोड़ दीजिए तो आपको 545 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से कहीं भी ये ट्रेंड नहीं मिलेगा कि मुसलमान है मिनहसतुल कौम किसी एक सियासी जमात को या अपनी किसी जमात को वोट किया हो। वो अलग अलग तरीके से उसी तरह से करते हैं जैसे बाकी मुल्क में लोग वोट करते हैं। लेकिन साहब एक मुस्लिम वोट बैंक, उसके ऊपर एक तितम्मा ये लगाया जाता है कि साहब इनके यहाँ फतवा जारी होता है। कौन सा फतवा जारी होता है, कहाँ जारी होता है, उससे कितने लोग गवर्न होते हैं। अभी देखा हमने कि 30 साल तक वेस्ट बंगाल में मुसलमान लेफ्ट फ्रंट के साथ था। जब लगा कि लेफ्ट फ्रंट का किला ढा रहा है तो उसने ममता बनर्जी को पकड़ लिया। इसी तरह से बिहार में वो हमेशा लालू यादव के साथ में रहा, यूपी में मुलायम सिंह और मायावती के साथ में रहा, और बाकी जगहों पर भी कांग्रेस जहां उसको अल्टरनेटिव के तौर पर दिखाई देती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, वो उसको वोट करता है। लेकिन करना मुसलमान के लिए किसी ने, वो तो सच्चर कमेटी ने एक्सपोज कर दिया 2006 में, जो ये एक कैंपेन चलाया जाता था कि मुसलमान का अपीजमेंट होता है, तुष्टीकरण होता है, तो भाई कहाँ होता है? क्या वो सियासी एतबार से आगे निकल गए, इक्तिसादी एतबार से आगे चले गए, समाजी एतबार से आगे चले गए, तालीमी एतबार से आगे चले गए? उनके हालात तो दलित और आदिवासियों से भी बदतर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कुर्बान अली साहब, मुसलमानों को ठगे जाने की दास्तान बहुत तवील है, इस पर तो हम रात भर भी बात करेंगे तो कम पड़ जाएगी। कुर्बान अली साहब, सर
एक मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी पर हम अपने नाजरीन को एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट दिखाएंगे और यूपी में मुसलमानों की जो तालीमी पसमानदगी है उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। बहुत छोटी सी रिपोर्ट हमारे नाजरीन के लिए है। नाजरीन, तालीम की अहमियत, इफादियत और जरूरत से कौन इनकार कर सकता है। न इस बात से किसी को इनकार है कि तालीम समाज में तरक्की और खुशहाली लाती है। इसका मतलब है कि किसी भी कौम और समाज की पसमानदगी में जहालत एक बड़ा सबब है। लेकिन उत्तर प्रदेश की हालत इस मामले में इंतहाई नागुफ्ता बे है। बाज आदादोशुमार में उत्तर प्रदेश के मुसलमान बिहार से भी पिछड़े हैं। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? अब जबकि असेंबली इलेक्शन का ऐलान हो चुका है और रियासत के मुसलमानों को एक बार फिर हक रायदही के इख्तियार का मौका है, इन्हें इसका जायजा जरूर लेना चाहिए। यह रिपोर्ट देखिए। मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी का जिम्मेदार कौन? यूपी में मुसलमानों को किसने ठगा? क्यों है मुसलमान खस्ताहाली के शिकार? उत्तर प्रदेश मुल्क की बड़ी रियासत है। यहां से 80 मेंबरान पार्लियामेंट हैं। यहां की आबादी का 5वां हिस्सा मुसलमान है। इसके बाद भी इनकी तालीमी पसमानदगी में हर रोज इजाफा हो रहा है। हुकूमतें आती हैं, चली जाती हैं, पार्टियां और चेहरे बदलते रहते हैं, मगर मुसलमानों के साथ किसी का सुलूक नहीं बदलता। क्या सरकारों की यह जिम्मेदारी नहीं कि वो अपने अवाम की तालीमी तरक्की के लिए मंसूबा बनाए? ऐसा नहीं कि रियासत में तालीम के नाम पर पैसा खर्च नहीं होता। तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च होता है। अलबत्ता मुसलमानों के नाम पर सरकार के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मदरसा मॉडर्नाइजेशन के नाम पर सरकार ने हजारों मदारिस को मदरसा बोर्ड से मुल्हिक करके वहां पर असातिज़ा की भर्ती तो कर ली, लेकिन 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया कि इन्हें तनख्वाहें तक नहीं मिली। जबकि बजट में 479 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अब कोई ये बताए कि भूखे पेट असातिज़ा क्या तालीम दे सकेंगे? सरकारी प्राइमरी स्कूलों का निजाम पहले ही अंधेर नगरी चौपट राज का शिकार है। मुसलमान इन्हीं दोनों जगह तालीम पाते हैं, या तो वो सरकारी स्कूलों का रुख करते हैं या मदारिस का। दोनों का हाल आपके सामने है। साल 2019-20 के एक सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 40.83% मुसलमान नाख्वानदा यानी जाहिल हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ 34% जाहिल हैं। तकरीबन 29% मुसलमान सिर्फ प्राइमरी तक तालीम याफ्ता हैं। प्राइमरी एजुकेशन की सूरत हाल और 2-4 दर्जे की तालीम का क्या मेयार होता है, इससे आप खुद वाकिफ हैं। इन्हें भी नाख्वानदा में ही शुमार करना चाहिए। इस तरह 70% मुसलमान नाख्वानदा हैं। सिर्फ 30% मुसलमान ही हैं जो लिख पढ़ सकते हैं। मुसलमान 13.89% 8वीं पास हैं। गैर मुस्लिमों में यह शरह 17% है। 12.22% मुसलमान हाई स्कूल या इंटरमीडिएट हैं। 3.33% मुसलमान ग्रेजुएट हैं और गैर मुस्लिम इसका 2 गुना यानी 6.17% ग्रेजुएट हैं। और 1.11% मुसलमानोन ने ग्रेजुएशन से ऊपर की तालीम हासिल की है और बिरादरान वतन में ये शरह भी दोगुनी यानी 2.13% है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि डॉक्टर इंजीनियर कितने होंगे। IAS और IPS तो पूरी रियासत भर में हर साल 2-4 ही होते हैं। एक वो वक्त था जब सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की शरह 35% थी। एक आज का दिन है कि यह शरह 3% से भी नीचे चली गई है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां 77 यूनिवर्सिटियां हैं, जहां के कहने को हर शहर में कॉलेज हैं, जहां मदारिस की एक लंबी फहरिस्त है। आखिर इस पसमानदगी का जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बदहाली और तालीमी पसमानदगी की असली जिम्मेदार नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं। हर बार नए नए अंदाज से मुसलमानों के वोट हासिल किए, बदले में 2-4 मुसलमान वजीर बने। कभी रमजान में इफ्तार करवा दिया, किसी मजार पर फूलों की चादर भेज दी। बहुत हुआ किसी ने कब्रिस्तान की चहारदीवारी करा दी। किसी हुकूमत ने और इनके साथ शामिल मुस्लिम मेंबरान असेंबली ने मुसलमानों की तालीम का कोई मंसूबा कभी नहीं बनाया। मुस्लिम इलाकों में दूर दूर तक स्कूल नहीं है, स्कूल है तो असातिज़ा नहीं है, कहीं बिल्डिंग नहीं है। पूरा तालीमी निजाम करप्शन का शिकार है। प्राइवेट तालीमी इदारे महंगे हैं जिनमें मुस्लिम बच्चे पढ़ नहीं सकते। इनके अखराजात का बार आम मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते।
क्या साल 2022 के इलेक्शन में कोई सियासी पार्टियों से ये पूछने की जुर्रत करेगा कि इनके पास मुसलमानों के लिए क्या एजेंडा है और उन्होंने माजी में जो वादे किए थे वो क्यों पूरे नहीं हुए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो ये रिपोर्ट आंख खोल देने वाली है कि यूपी में मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी कितनी ज्यादा है। 70% से ज्यादा मुसलमान भी एक तरह से नाख्वानदा हैं, जाहिल हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान कुर्बान अली साहब, सीनियर सहाफी, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुर्बान अली साहब, सर, तालीमी पसमानदगी की बात करें तो ऐसा लगता है पूरी रिपोर्ट देखने के बाद कि किसी ने मुसलमानों की तालीम के लिए कोई मंसूबा बनाया नहीं, किसी सरकार ने। देखिए, सरकारें तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन इसके लिए बहुत हद तक मुसलमान खुद भी जिम्मेदार हैं जी। ऐसे सूबे में कि जहां आप समझिए कि आज से तकरीबन 150 बरस पहले सर सैयद ने एक एमयू कॉलेज की बुनियाद रखी थी जी। उस पूरे सूबे में कोई दूसरी मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम नहीं हुई या सर सैयद के नाम पे ही कोई बड़े कॉलेज बना दिया जाता। इसकी वजह यह है कि एक तो पार्टीशन ने कमर तोड़ दी यूपी में मुसलमानों की, और जो उसका क्रीम था वो पाकिस्तान चला गया। जो लोग रह गए वो उन्होंने उस तरीके से, ज्यादातर लोग वो थे जो जमींदार थे या नवाबीन थे, वो सब जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया। और फिर जिस तरह से साउथ में हम देखते हैं कि कर्नाटका, केरला और आंध्रा या इवन तमिलनाडु में भी तो मुसलमानों ने अपने आप को खुद एक कफील किया इस मामले में, तालीमी इदारे कायम किए, अपने बच्चों को पढ़ाया। और आप देखें वहाँ कि वहाँ खानदी की शरह क्या है और यहाँ क्या है, तो बहुत बड़ा गैप आता है। और देखिए उसका फायदा भी हुआ कि सबसे ज्यादा केरला के मुसलमानों को, क्योंकि वहाँ 100% लिटरेसी है, तो उनको भी फायदा हुआ। और आप देखिए कि तमाम खलीजी ममालिक में वो छाए हुए हैं, और करीब 4-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ अकेले केरला में हैं, जो यूपी की एक कमिश्नरी से भी छोटा है। बिल्कुल। तो यहाँ उस तरह से काम नहीं हुआ। और जाहिर है कि हुकूमत की तरफ से तो एक नेग्लिजेंस रहा ही। नेग्लिजेंस क्या, मैं तो कहूंगा कि जानबूझकर, क्योंकि अगर कोई सियासी जमात और खास करके कांग्रेस पार्टी जो सन 47 से लेकर के 77 तक एक मुश्त 30 साल तक हुकूमत में रही, और उसके बाद 80 से लेकर के 90 तक मजीद 10 साल, तो 40 साल आजादी के बाद कांग्रेस की हुकूमत रही, जो अपने आप को सेक्युलर कहती थी, जिसके बड़े मुस्लिम लीडर भी होते थे। लेकिन जहां तक मुसलमानों की तालीमी, इक्तिसादी और समाजी हैसियत को बदलने की बात है, उसमें कोई बेहतरी नहीं हुई, बल्कि मजीद तनज़्ज़ुली हुई और वो पीछे चले गए। और आज उसका खाका आज से 15 साल पहले सचर कमेटी की रिपोर्ट ने हमें आईना दिखा दिया कि क्या सूरत हाल है। तो यहाँ इस मसले से लड़ने के लिए हुकूमत की तरफ से भी और खुद अवामी तौर पे भी ये कोशिश करनी पड़ेगी कि भाई ये जो बजट बनता है इसमें हमारा भी कुछ हिस्सा है कि नहीं है। और जैसा भी आपने बताया कि जो तालीम का बजट 20,000 करोड़ का है, या और जो मदरसा के लिए या दूसरी चीजों के लिए, तो उसके बारे में कोई भी हुकूमत हो, चाहे बीजेपी की हो या किसी और जमात की, आजकल आरटीआई का जमाना है, आप पूछिए कि भाई इसमें कितना खर्चा किया गया हम मुसलमानों के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर, क्योंकि ये कहना कोई जुर्म तो नहीं है, ये तो आईनी हक है और इसके लिए लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। और अगर आपको नहीं मिलता है तो उसके लिए धरने और प्रदर्शन और ये सब तो चीज होती ही है, जलसे जुलूस भी होते हैं, लेकिन पढ़े लिखे अंदाज में भी काम किया जा सकता है। आप एक थिंक टैंक बनाइए और देखिए कि भाई हमारी इतनी आबादी है, हमारा ये सूरत हाल है, इसको क्यों नहीं फंडिंग होती है। और अगर इस तरह से अप्रोच की गई तो मुझे यकीन है कि जिस तरह से साउथ में होता है वैसा ही यूपी और बिहार में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। मगर दिक्कत यह है कि चाहते सब है कि हो अजय सुरैया पे मुकीम, पहले कोई पैदा तो करे वैसा कल्बे सलीम, तो कल्बे सलीम की जरूरत। बिल्कुल
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुसलमानों को तो सबने ठगा है और सियासी पार्टियां और जो सियासी लीडरान या जो इक़्तिदार में जो जमातें हैं उन्होंने तो ठगा ही है। लेकिन कुर्बान अली साहब, आपने एक बात बड़ी अच्छी कही कि मुसलमानों को अपनों ने भी बहुत ज्यादा ठगा है और जो तालीमी पसमानदगी की सूरत हाल है उसके लिए अपने कहीं ज्यादा जिम्मेदार हैं सरकार और दूसरी जो मिनिस्ट्री है उसके मुकाबले में। सर बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान अली साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बेहतरीन तज्जिया करने के लिए। किसी और मौके से सर आपके साथ जुड़ेंगे और यूपी के हालात, अक़लियतों और मुसलमानों के हालात पर और भी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जरूर इंशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया अबू हुरैरा आपका। तो नाज़रीन, क्योंकि चुनाव का मौसम है, सबकी नजरें अक़लियतों और मुसलमानों के वोटों पर टिकी हुई हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन देखना यह बहुत अहम होगा कि मुस्लिम इलाकों में जब ये उम्मीदवार, जब ये पार्टियां जाएंगी तो क्या इनसे अक़लियत और मुसलमान जो वोटर्स हैं वो सवाल करेंगे कि पीछे जो वादे हुए थे वो पूरे नहीं हुए, अब आगे उनके वादों पे किस तरह से भरोसा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।